हेलो, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं बीएम ट्यूटोरियल्स। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सेक्शन फॉर्मूला है ना, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर्स है ना, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर वगैरह जो होते हैं। तो जितना आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, जितना भी है ना, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज से हम लोग करेंगे, देखेंगे, है ना। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए ना, तो हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा मैं इसको रिलेट करूंगा स्ट्रेट लाइन से, है ना। मैंने पहले ही बोला था या प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट में कहाँ से पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से पढ़े थे ना। तो यहाँ भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से पढ़ेंगे। हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है Z1 Z2, चलिए देखते हैं। तो टॉपिक का जो नाम है हमारा है ना, ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री कहने का मतलब 2D ज्योमेट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले क्या आया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 करते हैं, वो डिस्टेंस देता है दोनों के बीच का। अब सपोज कीजिए कि ये कैसे आ रहा है ना, मान लीजिए कि Z1 कहने का मतलब तो ऐसा रहा होगा ना, x1 प्लस IY1 ये दिया हुआ है, और Z2 दिया हुआ है आपका x2 प्लस IY2। आप कुछ नहीं कीजिए, आपको हम इसको, ये तो मॉडुलस हो गया आपको किसके मेथड से, कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से ना। आपको सिंपल 2D ज्योमेट्री में जाना है। अगर Z1 कहने का मतलब x1 प्लस I1 है, तो आप इसको क्या मानते हैं, x1 y1 ये मानते हैं ना, और इसको क्या मानते हैं, x2 y2, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रूट अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो आप वहां से निकाल लेंगे तो वही डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस जो उस मेथड से आए चाहे इस मेथड से, बात तो बराबर है। अब देखते हैं कैसे आएगा। तो आपको मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 चाहिए, तो पहले तो आपको Z1 माइनस Z2 करना पड़ेगा ना। तो Z1 माइनस Z2 आप करेंगे तो रियल पार्ट से हो गए, इतने सारे वीडियोज में इस पे बना चुका हूँ, है ना। प्लस I y1 माइनस y2। जब ये Z1 माइनस Z2 है और इसका मॉडुलस लेंगे, तो मैंने क्या बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर, है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो सारा का सारा जो आपको करना है काम, ज्योमेट्री से ही करना है, वो स्ट्रेट लाइन से। बस यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म हम समझेंगे। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, तो आप वहाँ पे घबराए नहीं, ये ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं या सुना ही नहीं। तो PQ इज मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। एक Z1 पॉइंट है, यानी 1 प्लस I दिया हो और 2 प्लस 3I दिया हो, तो आप इस तरह से समझेंगे, x1 प्लस IY1 x2 प्लस IY2। तो एक पॉइंट रहा होगा Z1 x1 y1, दूसरा x2 y2, और आप इससे जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, वहीं पे निकाल देंगे, या उसका प्रूफ आपको सामने। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आपने क्या देखा था, आपने देखा था एक इंटरनली डिवीजन और एक एक्सटर्नली डिवीजन। वहां पे आपने देखा होगा, आपको याद होगा, है ना, कि दो पॉइंट हम लोग मानते हैं, मान लेते हैं यही माना गया है Z1, और दूसरा आपका दिया हुआ है Z2। बोला था कि कोई जो तीसरा पॉइंट है, यानी कि कहने का मतलब हो गया R मान लेते हैं Z तीसरा पॉइंट, ये इसको M/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M/1, यानी कि PR अपॉन RQ किस रेशियो में, M/N रेशियो में। और आपने वहां भी पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से Z का जो वैल्यू आ जाएगा M, है ना, M इंटू Z2, MZ2 प्लस NZ1, है ना। कैसे होता है याद तो होगा ही, है ना, सिर्फ हम आपको थोड़ा सा ध्यान कॉम्प्लेक्स नंबर में दिला देते हैं। MZ2 इधर से आएगा और MZ1 NZ1 अपॉन M प्लस M। ये किसके लिए था, ये हो जाएगा आपके लिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। प्लस अगर दे रहे हैं, प्लस मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन, है ना, इंटरनल डिवीजन। और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन। तो अगर एक्सटर्नली डिवाइड किया गया होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। बस इतना ही काम करना रहता है। और आप इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, फिर से वही, इसको x1 y1 मान लीजिए, है ना, और इसको आप क्या मान लीजिए, x2 y2, और z को आप x, y मान लीजिए। तो x कैसे निकालते हैं वहां पे स्ट्रेट लाइन में, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वही है। तो जब x निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, तो z को क्या लिखेंगे, x प्लस i। आपको दिख जाएगा, ये सारा सारा दिख जाएगा। और वही मिड पॉइंट फॉर्मूला यहीं से आप कैसे निकाल लेंगे, तो अगर सेक्शन फॉर्मूला पता है
तो मिड पॉइंट की अगर बात कोई करेगा, है ना, तो मिड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं देखिए, तो और मिड पॉइंट m इक्वल टू n हो जाता है, और मिड पॉइंट m इक्वल टू n। तो यहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा, किसका मिड पॉइंट, एक कम्प्लेक्स नंबर z1 है, एक z2 है, डिवाइडेड बाय, ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रेट लाइन के जो कंसेप्ट है ना, बस उसी के जैसे बनाना है। सिर्फ यहाँ पे सिंबल z1 हो रहा है, z2 हो रहा है, z आ रहा है, ये सब है ना। बाकी जो कॉन्सेप्ट बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं एग्जाम में, आपको स्ट्रेट लाइन के ही कंसेप्ट से बनाने पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी आपको याद रखना, ट्रायंगल में है ना, इफ z1 z2 z3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए कि आपका दिया हुआ a z1 है ना, b z2 c z3, आपसे पूछा जा रहा है सेंट्रोइड, है ना, वर्टिसेस है, तो सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड आप कैसे निकालते हैं, अगर x1 y1 दिया हो, x2 y2 दिया हो, x3 y3, तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। मान लीजिए ये सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड का हम लोग किससे, कम्प्लेक्स नंबर ही होगा, और वहां पे g से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग zg से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा zg सेंट्रोइड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय, है ना, ये आपका आ जाएगा सेंट्रोइड। आप करके देखिएगा, x1 y1 से करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, x और y निकल गया, और जब z निकालने जाएंगे तो उसको x प्लस i y लिखेंगे, उसको पुट करेंगे, चाहे यहाँ पुट कीजिए, बात बराबर हुआ। दूसरा आ जाता है आपका इन सेंटर, है ना, इन सेंटर, इसको हम जेड आई से डिनोट कर देते हैं, याद रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इन सेंटर, है ना। तो इन सेंटर की बात होती है, तो इन सेंटर आपको याद होगा कि वो क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कंकरेंट पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ से जो लाइन जाएगा, इधर से जो जाएगा, यहाँ से जो जाएगा, यानी मीडियंस कहते हैं। जैसे ये किसका होता है, मीडियंस का, कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस। जब आप मीडियंस, और मीडियंस किसको कहते हैं, जो वर्टेक्स से आया और दूसरे साइड को, अपोजिट साइड को इक्वल डिवाइड करे, तो उसे हम लोग मीडियंस कहते हैं। तो तीन मीडियंस जहाँ पे कंकरेंट करेगा तो उसको सेंट्रोइड बोलेंगे, और इसी तरह इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कंकरेंट होगा तो उसे इन सेंटर हम लोग बोलेंगे। तो इन सेंटर का फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, उसी तरीके से हम लोग यहाँ बात करेंगे। a किसको मानते हैं, a मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि a आपका ये रहा होगा, ये डिस्टेंस है ना, बी सी ए रहा होगा, ये आपका बी रहा होगा, ये आपका सी रहा होगा, है ना। तो ए क्या रहा होगा, डिस्टेंस। ए को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए, तो ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z3। क्यों मॉडुलस ऑफ z3, क्योंकि इसी का डिस्टेंस है ना बी सी। उसी तरह बी लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे z1 माइनस z3 का मॉड, और सी लिखना चाहेंगे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए, तो किसका है, ए बी का है। ए बी कहने का मतलब मॉड z1 माइनस ए बी सी पता है, तो आप क्या करते थे कि ए से मल्टीप्लाई कर देते x1, ए z1 है ना, प्लस बी z2 प्लस सी z3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ये सब फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहेगा, आप प्रीफर करेंगे स्ट्रेट लाइन का, x निकाल लेंगे, जैसे निकालते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, x निकल जाएगा। y निकाल लेंगे, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और फिर x प्लस i, x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो इन सेंटर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस i y, x का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू पुट करिए, निकल जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो भी बन जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि रीजन क्या है कि अगर आपको कुछ इस फॉर्म में दिखने लगे ना, सेंट्रोइड वगैरह, इन सेंटर वगैरह, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए ये सब तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आगे ये दो हो गए, सेंट्रोइड और इन सेंटर हो गए। आगे हम लोग सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की बात कर लेते हैं, है ना। तो जब हम सरकम सेंटर की बात करेंगे तो आप कैसे निकालते थे सरकम सेंटर, इसका जो फॉर्मूला होता था, हमने वहां भी स्ट्रेट लाइन में भी हम याद नहीं रखते हैं सरकम सेंटर का फॉर्मूला और ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला, है ना, सिर्फ उसके तरीके से निकालते हैं। तो क्या तरीका है, देखिए, तो सरकम सेंटर क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, सरकम सेंटर का कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करता है, ए बी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। ये मान लीजिए इसका बाइसेक्टर है, और आप यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए इसका।
जब आप सरकम सेंटर की बात करते हैं तो ये एक बार देख लीजिएगा स्ट्रेट लाइन में कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ पे मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन के तरीके सरकम सेंटर का क्या होता है ना, कंकरेंट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इस दोनों लाइन को बाइसेक्ट करेगा, इसको ये करेगा, इसको ये करेगा, तीनों जहाँ पे कंकरेंट होगा उसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। सरकम सेंटर को हम लोग जेड ओ से डिनोट करते हैं। जेड ओ कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड, तो आप क्या कीजिए, इसको उस मेथड से चलिए, है ना। Z1 को आप मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है x1, y1। एक बार आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, पूरा तो नहीं निकालूंगा। x1 y1, इसको मान लीजिए क्या है, ये x3 y3, स्ट्रेट लाइन पे चलिए, है ना। और ये मान लीजिए x2 y2 है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट, ABC, D मान लीजिए, E मान लीजिए, F मान लीजिए और इसको O मान लीजिए। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है तो आप इसको क्या लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो x1 प्लस x3/2 एक हो जाएगा और y1 प्लस y3/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसके बारे में सोचना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 ऐसा आ जाएगा। और सपोज कीजिए कि Z0 को आपको मानना पड़ेगा, है ना। Z0 को आपने क्या माना है, x प्लस iy। लेट Z0 इक्वल टू x प्लस iy। जब भी कोई सेंटर मानेंगे तो ये मानेंगे, तो x, y, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या रहा होगा, x, y। ठीक है। तो अब क्या बोला गया है, देखिए आपको कैसे निकालना है, स्लोप के मेथड से निकालना है। स्लोप के मेथड से कैसे निकालेंगे, क्या बोला गया है कि ये लाइन जो होगा, सिंस OD जो लाइन है इज परपेंडिकुलर टू AC होगा ना, OD लाइन परपेंडिकुलर टू AC होगा, तो स्लोप ऑफ OD OD का जो स्लोप होगा इनटू स्लोप ऑफ AC का वैल्यू -1 करेंगे, स्लोप ऑफ OD इंटू स्लोप ऑफ OC -1 करेंगे, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। देखिए आपको क्या वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, y वेरिएबल, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये गिवन है, क्योंकि पहले ही बोल देता है कि Z1 Z2 और Z3 आर वर्टिसेस। मान लीजिए Z1 दे दिया 1 + 2i, Z2 दे दिया 1 + 3i -2i, कुछ भी दे दिया तो आपको वहां से x1 x2 x3 पहचान में आना चाहिए, y1 y2 y3 पहचान में आना चाहिए। तो वहां से बहुत ही आसान बन जाता है फिर x1 + x3/2 y1 + y3/3। तो एक स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 इससे हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। किसमें बनेगा, तो x और y में। कैसे, देखिए स्लोप आप कैसे निकालेंगे कि दिस माइनस x करेंगे और दिस माइनस y, तो इसका स्लोप निकल गया। फिर x2 y3 - y1 अपॉन x3 - x1 करेंगे तो इसका स्लोप मिल जाएगा, तो x और y में इक्वेशन बन जाएगा। उसी तरह आल्सो एक और इक्वेशन आप बना लीजिए। एक इक्वेशन कैसा बनेगा, स्लोप ऑफ OE, है ना, OE इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहां से क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ OE इंटू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 2 बनेगा। देखिए मैं हिंट क्या दे रहा हूँ, x और y में एक इक्वेशन बनेगा, x और y में दूसरा इक्वेशन बनेगा, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे, x और y निकल जाएगा। ज्यादा मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। ये सब x1 x3 दिया रहता है, y1 y3 दिया रहता है, सिर्फ आपको x और y में इक्वेशन निकालने हैं और एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा। या तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, तो कोई दो का यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दो इक्वेशन, दो अननोन, x और y निकलेगा, और जैसे ही x y निकलेगा तो Z0 आप क्या माने थे, सरकम सेंटर, तो Z0 निकल जाएगा, है ना। और Z0 के जो सरकम सेंटर है, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि Z0 अगर सरकम सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस होता है A से Z0 यानी सरकम सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है, इसको मैं इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ से ये प्रॉपर्टी जो होता है बार बार याद रखना होता है, ये वाला जो डिस्टेंस, क्योंकि सरकम सेंटर है तो रेडियस बन जाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा ना। तो अगर सरकम सेंटर है Z0 तो यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, Z1 - Z0, ये दिखाएगा डिस्टेंस, Z1 - Z0 बराबर हो जाएगा Z2 - Z0, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, और Z3 तीनों वर्टेक्स से सरकम सेंटर का डिस्टेंस बराबर होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सरकम सेंटर के केस में। तीनों वर्टेक्स से सरकम सेंटर का डिस्टेंस बराबर होता है, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस निकालना ऐसे सीखा है, हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए, आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हो, सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं ये आपको इस तरीके से याद रखना होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। रीजन क्या है कि स्ट्रेट लाइन में आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ट्रायंगल के सर्कल से,
ट्रायंगल के सेंटर से, है ना। चलिए ये समझ में आ गया होगा। तब हम लोग ऑर्थो सेंटर एक देख लेते हैं ना। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर को हम डिनोट करते हैं, मान लीजिए एच से वहां पे, तो यहाँ पे जेड, एच से डिनोट कर देते हैं। ये आपका Z1, ये आपका Z2, सिमिलर केस है ना, ये आपका Z3। आप देखिए इसको, अगर आप x1 y1 मानेंगे, अच्छा एक बात और है, ये क्या होता है, कंकरेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, कंकरेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स, दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जबकि ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड, यानी कि पहले इसका बाइसेक्टर पॉइंट ढूंढते हैं, तब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जबकि ऑर्थो सेंटर के केस में हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये नहीं देखते कि वो बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये साइड कुछ है, ये साइड कुछ है, क्योंकि बाइसेक्टर की बात नहीं हो रही, सिर्फ एल्टीट्यूड की बात है। ये दोनों इसमें डिफरेंस है, तो एल्टीट्यूड ही है। हमें अब ये पॉइंट नहीं पता चलेगा, यहाँ तो क्या था कि बाइसेक्टर था, इसलिए दोनों का x1 + x3/2 पता चल रहा था। अभी नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम ये पॉइंट नहीं निकालेंगे, लेकिन हम इसको मान लेते हैं ये h है, तो क्या लिख देंगे, देखिए, तो स्लोप ऑफ AH, देखिए, तो ये वही वाला लाइन यहाँ आ गया ना, AH इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1। एक इक्वेशन बन जाएगा आपको। H को फिर से यहाँ x, y मान लेंगे, है ना, तो BC -1, क्योंकि यही लाइन यहाँ तक है। सिमिलरली स्लोप ऑफ BH इंटू स्लोप ऑफ, ये BH किस पे गया है, BH AC पे है, स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1। फिर से दो इक्वेशन, दो अननोन यहाँ से निकल, यहाँ तो मिड पॉइंट भी निकालना नहीं पड़ता है ना। ये से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार फिर से इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, नोट की तरह हम लोग याद रखते हैं। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेंट्रॉइड, है ना, जी, इसको सेंट्रॉइड ही लिखते हैं, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, है ना, इन डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर इन 2:1 रेशियो इंटरनली। कहने का क्या मतलब है कि जो सेंट्रॉइड होता है, यानी कि कोलिनियर होगा, कौन कौन, तो एक हो गया आपका ऑर्थो सेंटर को ऐसे डिनोट करते हैं, सर्कम सेंटर हो, और सेंट्रॉइड कहीं रहा होगा, वो क्या कह रहा है कि जी इसको 2:1 रेशियो, जैसे m:1 n की बात करते हैं ना, वैसा है। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि HG:GO इज इक्वल टू 2:1, है ना। आपको 2:1 देखने को मिलेगा, ये 2 नहीं होगा, ये 1 होगा। और ये कंसेप्ट क्यों बोल रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए जी तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, सेंट्रॉइड Z1 + Z2 + Z3/3, या इस तरह से कोई एक निकल गया, ऑर्थो सेंटर चाहे सर्कम सेंटर, तो बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का निकालने का तरीका वही है, लेकिन वैल्यू रिजल्ट अलग आएंगे। एक कोई आ गया तो आप इस सेक्शन फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसका, देखिए, फोर इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, फोर इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे सेंटर्स एक जैसे रहेंगे, फोर इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल्स, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, है ना, ऑल आर सेम। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो आपको जो सेंट्रॉइड देगा, सर्कम सेंटर देगा, सारे के सारे पॉइंट्स सेम रहे होंगे, है ना। और ये आपने ये वाला कंसेप्ट वहां पर पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट या वर्टेक्स, वही बात कर लेंगे, वर्टेक्स वेयर राइट एंगल अकर्स, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे राइट एंगल होगा वही उसका ऑर्थो सेंटर होगा। एंड सर्कम सेंटर विल बी मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, है ना, वही होगा। जैसे मान लीजिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल इसकी बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मान लीजिए ए Z1, बी आपका Z2 और सी आपका Z3 है, तो बताइए किसका ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा, है ना। मान लीजिए ऑर्थो सेंटर और बोल दिया, पता चल गया कि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर क्या होगा, जो आपका बी है ना वो Z2 के ही बराबर होगा। ऑर्थो सेंटर जब आप बात करेंगे वो बी, क्योंकि बी पे ही राइट एंगल बना है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर को हमने किससे डिनोट किया था, GH से, वो आ जाएगा आपका Z2। और बताइए सरकम सेंटर GO, क्या बोला कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस पता चलेगा और मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, Z1 प्लस Z3/2। सपोज कीजिए एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है, Z1 दिया हुआ है, Z1 दिया है 1 प्लस आई, ठीक है। Z2 दे दिया है आपको माइनस आई, Z1 दिया है आपको 1 प्लस आई, Z2 दिया है -1 प्लस आई एंड Z3 दे दिया है आपको -1 माइनस आई। तो आपको ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है, आपको निकालना है सेंट्रोइड वगैरह, है ना, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सब निकालना है। तो आप देखिए तो 1 प्लस आई, एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिएगा कार्टेशियन प्लेन पे, 1 प्लस आई कहीं आ रहा होगा, -1 प्लस आई यानी कि इधर रहा होगा, है ना। ये वाला पॉइंट आपको ए मान लीजिए Z1 1 प्लस आई, Z2 आपको मिल जाएगा B 1 -1 प्लस आई, और -1 माइनस आई किधर चला जाएगा, माइनस आई तो नीचे चला जाएगा ना, यहाँ पे ना। मान लीजिए C Z3 दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया तो आपको अगर ZG पूछा है, फाइंड ZG, ZG तो सेंट्रोइड हो जाता है, सेंट्रोइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सबको जोड़िए, क्या जाएगा 1 प्लस आई -1 प्लस आई -1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 3। तो क्या हो रहा है देखिए, तो 1 प्लस आई 1 -1 ये चला जाएगा, आई चला जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ आई -1, तो जाएगा i-1/3। इसको जब x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो -1/3 माइनस i/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका सेंट्रोइड। अगर आपको ऑर्थो सेंटर की बात बोला जाए, ऑर्थो सेंटर मैंने क्या समझाया था, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है वही उसका ऑर्थो सेंटर बन जाता है। तो Z2 पे बन रहा है तो क्या बन जाएगा -1 प्लस आई। सरकम सेंटर क्या बोला था, इसी मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहने का मतलब किसका है, Z1 प्लस Z3/2, यानी कि आप क्या बोलेंगे, Z कौन सा है, Z1 तो 1 प्लस आई, Z3 हो गया -1 माइनस आई, है ना, -1 माइनस आई अपॉन 2, तो 1 भी गया माइनस भी गया यानी कि 0, Z0 यानी 0 हो सकता। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर बना लीजिएगा, ये वाला बनेगा ना, ये वाला ग्राफ बनेगा, तो ये ट्रायंगल 0 से पास करेगा। तो सरकम सेंटर पता चल गया, ऑर्थो सेंटर पता चल गया, इन सेंटर आप निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस 2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 आगे था 1 पीछे गया, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी 2 हो जाएगा, है ना। और ये आप कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 2√2 हो जाएगा। तो 2 इंटू ये डिस्टेंस 2 इंटू Z1 2√2 इंटू Z2 करके a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, वहां से इन सेंटर आ जाएगा। तो ये चीज था इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, जो पॉइंट हम लोग देख रहे थे नोट का ही चौथा पॉइंट है। वैसे ये सब रिजल्ट है जो याद रखने हैं, ये आता है ना, प्रूफ होता है। सर्कम सेंटर इज ओरिजिन, सर्कम सेंटर को ओरिजिन मान लिया जाए, देन इट्स ऑर्थो सेंटर विल बी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हो जाता है ना। ऑर्थो सेंटर इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो अभी देखिए इसी में आप देख लीजिए ना, यहीं पे देख लीजिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सर्कम सेंटर तो वहीं गया था, Z0 को ओरिजिन ही माना गया था, तो ZH क्या होना चाहिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो जब आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, है ना, एक मिनट आ गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करके देखिए, 1 -1 -1 तो -1 आ जाएगा, I प्लस I माइनस I तो आया जाएगा, -1 प्लस I, है ना। देखिए तो वही आया है, -1 प्लस I, -1 प्लस I, है ना। वैसे भी आप प्रूव कर लेंगे उसको, तो ये लेकिन रिजल्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। जब ट्रायंगल में इतना सब चीज चल रहा है तो एरिया ऑफ
ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। वहां पे आपने पढ़ा होगा, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे Z1 Z2 Z3 है, ए Z1 B Z2 C Z3। तो आप एरिया यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो जैसे इसका x1 y1 x2 y2 और x3 y3, बस वैसे ही x1 y1 रहता तो आप क्या कर देते थे, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। फिर आप यहाँ पे क्या लगाते थे, हाफ। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा और हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो माइनस में आएगा तो मॉडुलस ले लीजिएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, मॉडुलस होता है ना, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्टिसेस से निकालना हो या वैसे निकालना हो तो आपको ये मेथड याद रहना चाहिए, एरिया आ जाएगा, है ना। कॉलिनियर, अगर Z1 Z2 Z3 कॉलिनियर होगा तो आप क्या बोलेंगे, है ना, कॉलिनियर होने के लिए इस एरिया को 0 होना पड़ेगा। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखते हैं ना। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचेंगे, है ना। उससे पहले हम एक क्वेश्चंस को देखते हैं ना। तो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, देखिए जब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे तो ध्यान दें, है ना। क्वेश्चंस में हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चंस आपका है कि इफ Z1 Z2 Z3 are vertices of equilateral triangle, then prove that 3Z0 square is equal to Z1 square plus Z2 square plus Z3 square, है ना। ये आपको प्रूव करना है। Z0 क्या कह रहा है, where Z0 is circumcenter, where Z0 is circumcenter, ये आपको प्रूव करना है ना। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, Z0 आपका जो है ना सरकम सेंटर नहीं है, वो क्या है, सेंट्रॉइड है ना। Z0 इज सेंट्रॉइड, तब प्रूव करना है। चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए Z1 Z2 Z3 ये तो पता ही है, तो सेंट्रॉइड अगर है तो आप सेंट्रॉइड को कैसे लिखते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 3। सेंट्रॉइड को तो ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3Z0, आप इसको Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ना। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 9Z0 स्क्वायर। और 9Z0 स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, है ना। ये इसको ब्रेक करें, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, Z1 Z2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो हमारा देखिए क्या कर लेंगे यहाँ पे, 9Z0 का स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, 9Z0 स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ से 2Z1 Z2 प्लस 2 कॉमन ले लिए हैं तो 2 यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, देखिए तो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, याद कीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, और इक्विलैटरल ट्रायंगल Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ये याद रखने के लिए बोला गया था ना, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो आप इसके जगह पे ये पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 9Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, प्लस Z3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसके जगह पे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ये पुट कर देंगे, है ना।
तो 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 9z0 का स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था। तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं, ये पहले ही याद रखने के लिए बोला गया था। अब इस रिजल्ट को भी याद रखिए, तो प्रूव किया गया ना, लेकिन रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन में इसको यूज कर पाएंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप समझ गए होंगे इसको, है ना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2। याद कीजिए, स्ट्रेट लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पॉइंट क्या कहते थे हम लोग, एक x1 y1 लेते थे, दूसरा x2 y2 लेते थे। तो अभी जो लाइन ले रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं इस पॉइंट से पास कर रहा है, एक z1 है और दूसरा z2, है ना। और यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि जिसका इक्वेशन निकालना है वो इक्वेशन z है। आप x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, xy मान लीजिए, है ना। वहां पे हम लोग स्लोप बराबर करते थे, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बराबर करेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 बराबर होगा, क्योंकि स्लोप के जैसा ही ना आर्ग्यूमेंट। इस एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन है, तो z माइनस z1 का आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं, हेड माइनस टेल, इसको समझ रहे हैं, या z2 माइनस z1 करें, बात तो बराबर होना चाहिए। उसको एक तरफ ले आइए, है ना। क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 जो है, इसका प्रॉपर्टीज लगाइए, ये भी बताया गया है आपको। क्या आ जाएगा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू 0, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, तो आर्गुमेंट किसी का अगर 0 हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है आपको, याद होगा प्रॉपर्टीज। अगर आर्गुमेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल रहा होगा। आर्गुमेंट 0 तभी होता है ना जब वो रियल रहता है, और प्लस माइनस π/2 हो तो पूरा पूरा इमेजिनरी होगा, यही समझाया गया था ना। तो देखिए, अगर ये आर्गुमेंट इसका 0 है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज रियल। प्योर रियल, आर्गुमेंट 0 है तो रियल ना होगा। और रियल के लिए आपको एक चीज और एक बताया गया होगा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 अगर रियल है, तो इसका जब कंजुगेट लेते हैं तो इसी के बराबर हो जाता है ना, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। कोई भी इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं। फॉर रियल, रियल के लिए z बार को क्या आप लिखते हैं, z लिखते हैं, और इमेजिनरी के लिए z बार किसके बराबर हो जाता है, माइनस z के बराबर हो जाता है। तो ये सब याद रहना चाहिए। तो अब z की जगह पूरा है ना, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज ब्रेक कीजिए, तो z बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार, और यहाँ से आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और आगे बढ़ेंगे। ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बुक में ऐसा फॉर्म दिया रहता है, तो आपको देख के घबराना नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए, आप इसको इधर उधर कर दीजिए, z बार माइनस z1 बार ऊपर में रहेगा, अपॉन इधर ले आए z माइनस z1, इसी का याद रहेगा ये फॉर्म। z2 बार माइनस z1 बार अपॉन z2 माइनस z1। तो अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो z1 और z2 से पास कर रहा होगा, तो z बार माइनस z1 बार अपॉन z माइनस z1, z2 बार माइनस z1 बार अपॉन z2 माइनस z1। फिर इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट लाएंगे, तो एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म भी होता है ना। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या हो जाता है, इसी फॉर्म को आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ z बार 1, फिर आ जाएगा एक z1 बार 1, z2 बार और 1, डिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो एक फॉर्म आपको ये याद रखना है, इस तरह से भी हो सकता है, और डिटर्मिनेंट फॉर्म है ना, z बार 1, ये क्या है जो निकालना था, z1 z2 क्या था जो आपको गिवन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट z1 एंड z2 ये था। अब इसी में अगर बोलेगा 3 पॉइंट्स, मान लीजिए फॉर 3 पॉइंट्स कोलिनियर z1 z2 z3,
तो आप इसकी जगह पे Z1 बार 1 लिखेंगे, Z2 बार 1 लिखेंगे, Z3 बार 1 लिखेंगे, वहां से आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये था आपका स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन था Z1 Z2 से पास करने वाला। अब हम लोग सर्कल का देखते हैं, फिर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग देखेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल। इससे क्यों कर रहे हैं देख समझाना आपको आसान रहेगा। सबसे पहले चलिए, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। मान लीजिए आप कॉम्प्लेक्स क्या मानते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यही मानते हैं ना। तो z बार क्या हो जाएगा, देखिए तो x माइनस आई वाई। अब यहाँ से जो कंसेप्ट बता रहे हैं ना उसको याद रखिएगा। अब दोनों को जोड़ के देखिए, z प्लस जेड बार को जोड़िए तो क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। यानी कि x जहाँ है वहां आप ऐसा लिख सकते हैं कि z प्लस जेड बार बाय 2 लिखा हुआ है ना। y के लिए आप देखिए तो दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो y अगर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2i होगा, है ना। यहाँ पे i भी बचेगा, आप करके देखिएगा इसको, यही आ जाएगा। तो y को x को आप ऐसा लिखेंगे, y को ऐसा लिखेंगे। चलिए और आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहा होगा, है ना। और मॉड जेड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार। तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो चलिए ये सारी चीजें हम जो जनरल इक्वेशन, इससे क्यों रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इसको जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, इस पेन से हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेड इंटू जेड बार, ये दो टर्म गया 2 डिग्री वाला, प्लस 2g, x की जगह आप क्या लिखेंगे, x यहां से लिखेंगे, है ना, और y यहां से, तो x की जगह लिखेंगे z प्लस जेड बार अपॉन 2। उसी तरह 2f, y की जगह आप क्या लिखेंगे, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2, i यहाँ होगा, है ना, i प्लस c। अच्छा c देखिए इसका पार्ट था, रियल पार्ट था, हम इसके कांस्टेंट को बदल देते हैं, कुछ ऐसा बदल देते हैं, ठीक है। तो क्यों बदलते हैं इस पे कोई सवाल नहीं है, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि जनरल वैल्यू, जनरल इक्वेशन आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ b की जगह कुछ भी रह सकता है ना। जैसे मान लीजिए जब जनरल इक्वेशन आ जाएंगे सर्किल के, तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको बस पहचानने आना चाहिए b क्या था, g क्या था, f क्या था, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देखिए तो जेड बार तो रहेगा ही रहेगा, ये कैंसिल होगा, है ना। तो प्लस g टाइम्स ऑफ जेड प्लस जेड बार प्लस 2 कैंसिल, लेकिन i कैंसिल नहीं होगा, तो i इंटू आई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आई एफ, तो ये भी माइनस में होगा। माइनस क्यों होगा आप करके देखिए ना, नीचे आई है, आई से मल्टीप्लाई कीजिए, आई से डिवाइड, नीचे आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पे आप करेंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस आई एफ, और यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। जो बुक का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जेड जेड बार प्लस, देखिए जेड यहाँ है, जेड यहाँ है ना, तो दोनों को एक साथ लिखिए, तो यहाँ पे जी कॉमन आएगा जेड में, और माइनस आई एफ आ जाएगा, जी माइनस आई एफ जेड हो जाएगा। यहाँ देखिए जी जेड बार, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिल जाएगा, जी प्लस आई एफ जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। आपको ये चीज दिख रहा होगा, है ना। फिर इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी फॉर्म नहीं है इक्वेशन का। तो देखिए तो लेट, अब हम लोग फिर से मानते हैं ना, क्या मान रहे हैं, लेट ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू जी प्लस आई एफ मान रहे, क्यों, क्योंकि एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जी प्लस आई एफ, आई लगा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ए हमारा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए बार कंजुगेट क्या हो जाएगा, जी माइनस आई एफ। इस दोनों को पुट कर देते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा तो आ जाएगा जेड जेड बार प्लस ए जेड, ए बार जेड हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ध्यान रखिएगा। ये तो आपके बुक में ऐसा दिया रहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल,
तो जब भी ऐसा कुछ दिया है जेड जेड बार है प्लस ए बार जेड है, कोई कंजुगेट है उसी का कंजुगेट है, मान लीजिए ए जेड बार है उसका कंजुगेट ए बार जेड, यानी कि याद रखने का क्या तरीका है, ए बार है तो जेड होगा, ए है तो जेड बार होगा, यानी कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि इसको हम लोग आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। तो उस प्लेन में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो अब सर्कल आया इक्वेशन का, सर्कल का इक्वेशन आ गया तो इसका मतलब सेंटर भी रहा होगा और रेडियस भी रहा होगा। चलिए तो देखिए क्या होगा विथ सेंटर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, ये याद रखेंगे। विथ सेंटर इसका कहाँ हो जाएगा, जो हमने जहां से लाया था वो कहां से लाया था, उसका जो सेंटर था जब आप देखेंगे तो माइनस जी माइनस एफ था, यही सेंटर था ना, याद कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2 fy प्लस c है, तो उसका सेंटर क्या रहा होगा माइनस जी और माइनस एफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस जी माइनस एफ है, तो इस सेंटर और यहाँ से सेंटर आ जाएगा माइनस ए। ध्यान रखिएगा माइनस ए कैसे आया, ए आपका था क्या जी प्लस आई एफ, यही था ना। अगर आप बोल रहे हैं कि सेंटर ये है, इसका मतलब इसको जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ले जाएंगे तो माइनस जी माइनस आई एफ ये लिखना, जैसे एक्स वाई है तो उसको आर्गन प्लेन में ले जाएंगे तो एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। तो माइनस जी माइनस एफ पॉइंट था तो उसको आर्गन प्लेन में ले जाएंगे तो माइनस जी प्लस ये माइनस आई इंटू एफ होगा, तो माइनस जी माइनस आई एफ। तो यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए जी प्लस आई एफ, तो जी प्लस आई एफ क्या था देखिए, तो जी प्लस आई एफ हमने ए को माना था। तो ऐसा अगर कोई इक्वेशन है तो जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आर्गन प्लेन में, उसका सेंटर कहाँ रहा होगा माइनस ए पे रहा होगा। ठीक है, रेडियस, रेडियस आप वहां पे क्या लिखते हैं देखिए, यहीं से रिलेट करेंगे, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि हमने सी की जगह पे क्या रिप्लेस किया था, बी रिप्लेस किया था। अच्छा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के बारे में सोचिए, ये क्या है, क्या आप इसको मॉड ए का स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यानी कि ये लिखा हुआ था मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी, यही आपका रेडियस रहेगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा मॉड ए स्क्वायर है तो इसको आप ए इंटू ए बार है ना माइनस बी, यही तो होता है, जेड इंटू जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर, तो ए इंटू ए बार माइनस बी हो जाएगा। तो सेंटर रेडियस इसका क्या बन जाएगा आपका, रेडियस इक्वल टू रूट अंडर मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हैं, या नहीं तो ए इंटू ए का कंजुगेट माइनस बी। अच्छा देखिए रेडियस के लिए क्या होना पड़ेगा, मॉड ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू बी भी चलेगा, ऐसा होना चाहिए, तभी आपका सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 सर्कल को रिप्रेजेंट तब करेगा जब क्या हो जाए मॉड ए स्क्वायर, आप ये पहचान लीजिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और सेंटर कहाँ रहा होगा तो माइनस ए पे। आपको ये पहचानने आना चाहिए, उसके बाद ये सारा का सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल which in points of diameter है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल which in points of diameter are z1 and z2, z1 and z2 की बात कह रहा है, in points of diameter is z1 and z2। तो आपको z1 और z2 निकालने हैं, z1 और z2 गिवन है, सर्कल की इक्वेशन याद कीजिए डायमेट्रिकल फॉर्म में। अगर कोई सर्कल रहता था और इसके इन पॉइंट अगर x1 y1 दिए रहते थे, आप कैसे निकालते थे देखिए, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, यही सर्कल होता था। अब यहाँ z1 और z2 है, और z1 इसको निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, अगर ये डायमीटर है कहीं इसको मिला दीजिए है ना, इस इक्वेशन का, इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो इसको मान लेते लोकस उसका z रहा होगा है ना, फिर इसको मिला दीजिए, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो क्या आपको दो लाइन के बीच का एंगल मैंने बताया था, तो इसको मान लीजिए बेस मान लीजिए, यहाँ से ये वाला यहाँ से ये वाला, तो इसके बीच का 90, तो आप क्या कर देंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस जेड है ना, हेड माइनस टेल इधर देख रहे हैं, फिर यहाँ से देख रहे हैं ना, z1 माइनस जेड अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस जेड अपॉन z2 माइनस जेड, ये आपको समझाया था मैंने, ऐसे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, π/2 प्लस माइनस दोनों ले लीजिए है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे देखना है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस जेड अपॉन z2 माइनस जेड, z1 माइनस जेड अपॉन
Z2 माइनस Z, ऐसे निकालेंगे किसी भी दो लाइन का, जैसे आपको ये समझाया गया था। मान लीजिए ये Z है, ये Z1 है, ये Z2 है, तो ये एंगल अल्फा अगर निकालना हो तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z है ना अपॉन Z2 माइनस Z, ऐसे निकाल लेंगे, यही आ जाएगा आपका वो अल्फा के बराबर रहा हो। ध्यान रही ये सब चीज है ना। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज Z इज इमेजिनरी, मतलब 0 या पाई आ जाए तो रियल होता है और प्लस माइनस पाई बाय 2 आ जाए तो इमेजिनरी। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z इज इमेजिनरी, है ना। और अगर इमेजिनरी आप बोल रहे हैं, इसका मतलब उसका कंजुगेट उसके निगेटिव के बराबर रहा होगा, है ना। चलिए देखिए, तो अगर इमेजिनरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो कंजुगेट होगा Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z कंजुगेट, वो इसके निगेटिव के बराबर रहा होगा, Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z। अब क्या कीजिए, सबको अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से क्या जाएगा, Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z माइनस Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक काम और कर लेते हैं, अच्छा रहने देते हैं, Z1 बार माइनस Z बार इंटू Z2 माइनस Z इज इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहेगा ही रहेगा, Z2 बार माइनस Z बार इंटू Z1 माइनस Z, है ना। ऐसा हो जाएगा, इसको इधर ले आइए और देखिए माइनस Z इधर है, माइनस में माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से माइनस, प्लस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, Z बार माइनस Z1 बार इंटू Z माइनस Z2, ये माइनस प्लस आ जाएगा, फिर से माइनस कॉमन ले लीजिए, इससे भी माइनस, इससे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा Z माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z बार इक्वल टू, ये बुक में रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। ये क्या है कि जिस ऐसे सर्कल के इक्वेशन है जिसके इन पॉइंट ऑफ डायमीटर्स क्या है, Z1 एंड Z2। तो अपने से इसको करते रहिएगा, है ना। और थोड़ा सा सिर्फ इसका ये याद रखना है, फिगर याद रखना कैसे भी होता है, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस इससे आए नहीं है, पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपको अगर निकालना होगा तो आप कोऑर्डिनेट मेथड से जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, हमने इक्वेशन ऑफ जो सर्कल लिखा था, तो सर्कल का क्या लिखा था, जेड जेड बार था प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0 था, है ना। तो यहाँ से ये वाला टर्म को हटा दीजिए, यही तो 2 डिग्री टर्म था ना, तो जो बचेगा ना, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, ये जो लाइन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपका जनरल इक्वेशन कहलाएगा। तो अगर जनरल इक्वेशन है तो इसके कुछ स्लोप रहे होंगे, है ना। तो स्लोप कैसे रहेंगे, सपोज कीजिए आपने किसको निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। आपने इसको हटा दिया तो आपके पास लाइन क्या बचा, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसी का ये रूप है ना। तो यहाँ से जब आप स्लोप निकालने जाएंगे तो क्या होता है, एक्स कोफिशिएंट तो माइनस 2g अपॉन डिवाइडेड बाय वाई कोफिशिएंट माइनस 2f, तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा g बाय f, है ना। और आपने क्या माना था, ए को माना था g प्लस आई एफ, और जब यहाँ स्लोप देख रहे हैं तो ये क्या है, g अपॉन एफ आई है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल देंगे, तो स्लोप आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्लोप की जब बात करेंगे तो g बाय एफ, तो g क्या है, रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, है ना, रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ से ये काम करेंगे आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, रियल पार्ट जो आप कर रहे हैं, है ना, तो 2gx प्लस 2fy का क्या होता है, माइनस
ए बाय बी, माइनस ए की जगह ए है और बी की जगह 2f है, ये माइनस नहीं होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस जी बाय एफ आएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ। देखिए कंफ्यूजन अगर हो गया होगा तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कितना हो जाता है, माइनस ऑफ एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट, यही होता है, वही चीज है। माइनस ऑफ 2g अपॉन 2f होगा तो माइनस जी बाय एफ, और जी क्या है, रियल पार्ट ऑफ ए, और एफ क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। एक इक्वेशन इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है, आप इसे याद रखेंगे, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब के इक्वेशन हो गए। अब एक होता है, एक जो इम्पोर्टेंट एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हम लोग करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कहता है, तो आपको याद भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी लाइन मान लीजिए Z1 और Z2 है, Z2, तो इसका जो बाइसेक्टर है ना, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स, है ना। इस पे कोई भी पॉइंट होगा मान लीजिए, है ना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है ना, और ये कोई भी पॉइंट जेड है, तो इस पे जो भी कोई पॉइंट होगा वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस बराबर होगा। इसका क्या बोला जाता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, है ना, डिफिनेशन पता होगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स, गिवन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट अगर कोई भी पॉइंट का लोकस हम निकालेंगे तो वो उसका हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस अगर जेड इसको मान रहे हैं और ये वाला डिस्टेंस, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो आपको मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि पी ए बराबर हो जाएगा पीबी। तो पी ए पीबी कैसे निकालते हैं, पी ए निकालना जाएंगे तो आप निकालेंगे Z1 माइनस जेड का मॉड बराबर हो जाएगा Z2 माइनस जेड का मॉड। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा Z1 माइनस जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, Z2 माइनस जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। और इससे आगे आप कर लेंगे, एक बार हिंट दे रहे हैं कि इसको आप कैसे लिखेंगे, Z1 माइनस जेड इंटू Z1 माइनस जेड का मॉडुलस, है ना। ये आ जाएगा Z2 माइनस जेड इंटू Z2 माइनस जेड का मॉडुलस, ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, है ना, जो इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ध्यान रखना, ये वहां स्ट्रेट लाइन में भी हमने याद रखा था, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। फिर देखिए जैसा हमने लिखा था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, जेड ए बार प्लस जेड ए जेड बार है ना, इस पे है तो इस पे नहीं, उस तरह से प्लस बी इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है। तो बोला जा रहा है कि इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ये जो लाइन दिया है ना इसके पैरेलल हमें कोई लिखना है। याद कीजिए स्ट्रेट लाइन वहां भी लिखा था आपने, क्या करते थे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कोफिशिएंट सेम रहते थे, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता था। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस बी कांस्टेंट है यहाँ पे, लेमडा इक्वल टू 0, है ना, ये आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है उसके, तो वहां पे कोफिशिएंट इंटरचेंज करते थे, प्लस माइनस करते थे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है कोफिशिएंट, ये जेड ए बार दोनों कंजुगेट पे रहने देना है, जेड बार ए प्लस जो कांस्टेंट ऐड करते हैं ना उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आई लेमडा इक्वल टू 0, है ना। आई से मल्टीप्लाई करने का मतलब पाई बाय 2 से रोटेट होना होता है ना, ये सब भी समझा चुके हैं। तो अगर किसी कोई लाइन गिवन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में और उसके पैरेलल लिखना है तो सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट डिफर करेगा, और परपेंडिकुलर भी लिखना है तो सेम रहेगा ये दोनों, बस कांस्टेंट में आई इंटू लेमडा समथिंग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां बी था तो उसको अलग करके लेमडा कांस्टेंट भी चेंज होगा लेकिन आई से मल्टीप्लाई होंगे, ये भी इसके लिए भी कंडीशन दिए रहेंगे, वहां से निकल जाएगा। तो लगभग आपका जो है फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जैसे निकालते थे
मान लीजिए इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है, तो आप जेड को एक्स प्लस आई वाई मानते और जो पॉइंट है उसमें पुट करते नीचे रूट अंडर ए स्क्वायर, जिससे चलिए एक बार देख लीजिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस लाइन को अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 y1 से निकालना था आपको, आप क्या कर देते इसमें पुट कर देते ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली है, आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना, इधर से नहीं देखना है क्या करना है नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये सारे कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या था ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये सब दिखाया गया था कि ऐसे इस तरीके से भी सोच सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे किसका, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई मान के ही यूज करेंगे, बाकी और कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, उसके एक दो एग्जांपल भी करवा चुका हूँ। सेंट्रॉइड वगैरह निकालना है ना, वो इम्पोर्टेंट है था। बाकी एरिया वगैरह तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे ही निकाल लेंगे, और स्ट्रेट लाइन का फॉर्म याद रखिएगा, सर्कल का फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रॉइड सर्कल का जो हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म था उसको भी देख लीजिएगा एक बार कैसे निकालते हैं, और स्ट्रेट लाइन का जो वो फॉर्म था Z1 Z2 पार होने वाला डिटरमिनेंट फॉर्म वो भी देख लीजिएगा। ये सब चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, लगभग थ्योरी लगभग खत्म हो चुका है, अगर आप बना लेंगे, डाउट्स आएंगे आपको प्रीवियस ईयर में, एक बार प्रीवियस ईयर अगर आप बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, क्या करना है। तो हम लोग 2020 के भी कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 2020 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जेईई मेंस के भी और जेईई एडवांस के भी। तो देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है अगले वीडियो में। तो आप लोग पहले क्या कीजिए, बना लीजिएगा उस क्वेश्चन को, फिर आपको समझ में आएगा क्या बता रहे हैं। तो जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।